हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एयर, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 7 से। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट है एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सारे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं इस अर्थ पर, वो पूरी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए इसी एटमॉस्फेयर पर निर्भर करते हैं। इस एटमॉस्फेयर की मदद से हमें वो हवा मिलती है जिससे हम सांस ले पाते हैं। साथ ही साथ जो सूरज की रेज आती हैं, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उससे भी हमें काफी हद तक ये बचाती है। अगर ये ब्लैंकेट ना होता प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या होता, हम लोग दिन में जो है इस सूरज की गर्मी की वजह से भट्टी के जैसे सिक जाते, या रात में हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते। तो ये जो मास कहा गया है एयर का, इसी ने एक ऐसा टेम्परेचर बनाया है जिसकी वजह से हम अर्थ पर रह पाते हैं। शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन से। आप जानते हो कि जिस एयर को हम सांस लेते हैं, या जिस एयर की मदद से हम सांस लेते हैं, वो एक्चुअल में कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जो इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये गैसेस भी पाई जाती हैं, पर कम मात्रा में। इसके अलावा और गैसेस के टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो भी हवा में मौजूद होते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग परसेंटेजेस बताए गए हैं कि जो एयर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी क्या मात्रा है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, इसके बाद आती है आपकी आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी और कुछ जो भी अवेलेबल है वो 0.04%। नाइट्रोजन ऐसी गैस है या जो सबसे ज्यादा एयर में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ मात्रा जो नाइट्रोजन की है उसे अपने लंग्स में भी इनहेल करते हैं, और फिर बाद में हम उसे ब्रीद आउट कर देते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है अपनी सर्वाइवल के लिए। अब वो डायरेक्टली हवा से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया सॉइल में या रूट्स में रहते हैं कुछ पेड़ों के, वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से, फिर उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, और तब ये जो है पेड़ों द्वारा इस्तेमाल करी जाती है। अब दूसरी गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है जो सबसे ज्यादा मात्रा में एयर में पाई जाती है। ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, ये ऑक्सीजन एयर से लेते हैं जब वो सांस लेते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया करते हैं उसके दौरान। इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वो बराबर बना रहता है। अगर हम पेड़ काट देंगे तो ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि अपने लिए फूड बना सकें, और फिर वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जाती है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, वो काफी हद तक बराबर है जितनी मात्रा में प्लांट्स के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। लेकिन ये बैलेंस जो है कब गड़बड़ा जाता है, जब हम फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया। इससे क्या होता है, बिलियंस में, टन्स में कह सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज हो जाती है, ऐड हो जाती है। नतीजा क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो अर्थ का जो वेदर है या क्लाइमेट है उस पर असर आता है। फिर है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। अब वो कैसा होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर हम अर्थ सरफेस से शुरुआत करें, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर। ये वो लेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट लगभग 13 किलोमीटर है। ये वो एयर है जिससे हम सांस लेते हैं। जितनी भी वेदर के प्रोसेसेस हैं, चाहे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, वो सब के सब इसी लेयर में होते हैं। फिर इसके बाद होती है दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर के करीब होती है, और ये लेयर जो है पूरी तरह से फ्री होती है, चाहे क्लाउड से, चाहे जो वेदर फिनोमिनन है उनसे। इसके कारण ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है जो कि एरोप्लेन के उड़ने के लिए बिल्कुल सही होता है। एक महत्वपूर्ण फीचर जो स्ट्रेटोस्फियर का है कि इसके अंदर ओजोन गैस होती है, उसकी लेयर होती है।
हमने अभी पढ़ा था ना कि किस तरह से एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं सनरेज के उनसे। तो ये जो ओजोन लेयर है ये उससे हमको बचाती है। थर्ड आती है मीजोस्फीयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। लगभग इसकी हाइट 80 किलोमीटर के आसपास है। और जितने भी मीटरॉइड्स आते हैं स्पेस से वो सारे के सारे इस लेयर में आकर बर्न हो जाते हैं। फिर फोर्थ आता है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर जो है वो लेयर है जहां टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। आयनोस्फियर जो है इसी पार्ट का हिस्सा है। इसकी जो दूरी है या जो इसका एरिया है वो लगभग 80 से लेके 400 किलोमीटर के बीच में है। ये लेयर काफी मदद करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। कहने का मतलब यह है कि जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाती हैं अर्थ पर इस लेयर की मदद से। फाइनल लेयर है हमारी एग्जॉस्फियर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर मानी गई है एटमॉस्फेयर की और इसीलिए इसको एग्जॉस्फियर कहते हैं। यहाँ पर जो हवा की लेयर एक थिकनेस है वो बहुत ही पतली है। तो जो हल्की गैसेस होती हैं हीलियम हाइड्रोजन वो जो है स्पेस में फ्लोट करना शुरू होता है यहाँ से जब हम इस लेयर में आते हैं। फिर बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की। आज क्या बारिश होगी या आज तो बिल्कुल मौसम साफ है, धूप निकल रही है। कितनी बार हमने ऐसा सुना है जब भी हम वनडे क्रिकेट मैच का वेट कर रहे होते हैं कि आज अगर बारिश होगी तो मैच नहीं होगा। तो जो फैंस है वो इसी तरह की बातें बहुत बार बोलते हैं। अब ये इमेजिन करो कि हमारा बॉडी जो है वो तो एक रेडियो है, माइंड उसके स्पीकर्स हैं। तो वेदर क्या हुआ, ये एक तरह से एक्ट करता है कंट्रोल नॉब्स के जैसे। एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है आवर टू आवर डे टू डे बेसिस पे, वो वेदर है। एक हॉट या ह्यूमिड वेदर जो है उससे लोगों को परेशानी होती है, इरिटेशन होता है। जबकि वही एक प्लेजेंट सा ब्रीजी सा वेदर जो होता है उससे हम काफी खुशनुमा महसूस करते हैं। यहाँ तक कि हम प्लान करते हैं कि चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर घूमने चलते हैं। तो वेदर जो है हर दिन अलग अलग तरीके से बदल सकता है। जो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह की, अगर वो बहुत लंबे समय तक हम उसको कैलकुलेट करें तो वो बताती है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। अब आप समझ सके होंगे कि डेली वेदर फोरकास्ट क्यों आती है। जैसे आप लगातार सोचो कि बहुत टाइम तक जो है यहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो यहाँ का क्लाइमेट जो है एक तरह से ह्यूमिड कहलाएगा क्योंकि वो जो है डे टू डे वेदर कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे मेजर किया गया है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। वो टेम्परेचर जो हम हर दिन फील करते हैं ये कहलाता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। कितना ज्यादा ठंडा है, कितना ज्यादा गर्म है, या आज हवा बहुत गर्म चल रही है, हवा में बहुत ठंडक है, इसी को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का ये खाली दिन या रात में ही नहीं बदलता है बल्कि सीजन टू सीजन भी बदलता है। जैसे गर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होती हैं विंटर्स के मुकाबले। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को उसे कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या हुआ, जो सोलर एनर्जी हमारी अर्थ जो है रिसीव कर रही है उसको बोलते हैं इंसोलेशन। यानी हमारे अर्थ की तरफ जो सोलर एनर्जी आ रही है, ये जो अमाउंट है इंसोलेशन का जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये कम होने लगता है। इसी वजह से टेम्परेचर भी जो है उसी तरीके से कम होता चला जाता है। तभी आपको समझ में आया होगा कि पोल्स जो है हमेशा वहां पर स्नो से क्यों ढके हुए होते हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग के यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कि जो फसल है वो भी जो है कुछ ऐसी फसल है जो उग ही नहीं पाएगी। गांव के मुकाबले शहरों में टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो कंक्रीट की, मेटल की बनी होती हैं, या रोड्स जो बनाने के लिए एस्फाल्ट डाला जाता है वो दिन के समय जो है काफी गर्म हो जाते हैं और यही हीट जो है रात के टाइम रिलीज होती है। साथ ही साथ जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और इतनी पास पास बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं शहरों में, ये क्या करती है गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं और इसकी वजह से शहरों में जो तापमान है वो काफी बढ़ जाता है। फिर आता है एयर प्रेशर। आप ये बात जान के बहुत ज्यादा ताज्जुब करोगे कि हमारे ऊपर जो हवा मौजूद है वो हमें दबाती है, एक फोर्स लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर। हम लेकिन उसको फील नहीं कर पाते हैं। ये इस वजह से होता है कि एयर जो वो दबाव बनाती है वो चारों डायरेक्शन से बनाती है, यानी हर तरफ से वो हमारे पर दबाव डालती है और हमारी जो बॉडी है वो एक काउंटर प्रेशर जो है वो
एक्सर्ट करती है। एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा प्रेशर है जो कि खींचा जाता है अर्थ के वेट के द्वारा अर्थ सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जाते हैं, ये जो प्रेशर है ये गिरने लगता है, यानी कम होने लगता है। जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है, और जैसे जैसे हम ऊंची हाइट पे जाते जाते हैं ये कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है एयर के टेम्परेचर से, उस जगह पर कैसा है, यानी कि अर्थ एयर का जो टेम्परेचर है जहां उस जगह कैसा है, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली एयर का डिस्ट्रीब्यूशन उस पर एयर प्रेशर का निर्भर करता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो उससे क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब लो प्रेशर जो है किससे जुड़ा हुआ है कि बादल हैं आकाश में, या जो मौसम है उसमें काफी ज्यादा नमी है। जहां भी एरियाज में लो टेम्परेचर होता है वहां पर हवा बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वो काफी हैवी होती है। हैवी एयर क्या होती है, वो बैठ जाती है और एक हाई प्रेशर एरिया बना देती है। अब हाई प्रेशर किससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर और सनी स्काई से। तो एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तीसरा है हमारा विंड। जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसको हम विंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हवा चलती है तो क्या होता है, जो सूखी सूखी पत्तियां होती हैं पेवमेंट्स के अराउंड, या जो उखड़े हुए पेड़ होते हैं स्टॉर्म के दौरान, उनको उड़ा ले जाती है। कई बार जो है हवा बहुत ही आराम से चल रही होती है कि आप जो है धुआं उड़ता हुआ, ये जो डस्ट उड़ती हुई उसे देख पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज चलती है कि हम उसके अगेंस्ट जो है वॉक भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उससे हमें वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खास तौर से जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही हो, उस दिन अगर आप अम्ब्रेला पकड़ के चलो तो आपको अम्ब्रेला पकड़ना मुश्किल हो जाता है, वो बार बार उड़ा चला जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उसके कारण जो है आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम विंड को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है परमानेंट विंड्स, दूसरी होती है सीजनल विंड्स, और तीसरी होती है लोकल विंड्स। पहली है परमानेंट विंड। जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं परमानेंट विंड्स। ये पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार उड़ती रहती हैं, यानी हवा जो है वो परमानेंटली बहती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम परमानेंट विंड कहते हैं। फिर आती है सीजनल विंड। ये विंड जो है अपने डायरेक्शन को बदलती रहती हैं अलग अलग सीजन के अनुसार, जैसे इंडिया में मॉनसून। फिर तीसरी है लोकल विंड। ये जो विंड्स हैं ये खास तौर पे एक पर्टिकुलर पीरियड होता है दिन का, साल का, छोटे से इलाके में जब ये बहती हैं, जैसे लैंड या सी ब्रीज। अगर आप अपने यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें इंडिया के, तो हम जो हॉट या ड्राई लोकल विंड होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसे लू कहते हैं कि अरे यार बड़ी लू चल रही है, तो वो होती है लोकल विंड। साइक्लोन के बारे में आपने सुनी रखा होगा, कितनी बार देखा भी है, न्यूज में भी सुना होगा। ये एक तरह से ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओडिशा जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट है हमारी इंडिया का, वहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं क्योंकि वो ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में। 17 या 18 अक्टूबर की बात है 1999 में, जब साइक्लोन ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको हिट किया था स्टेट के अंदर। एक और सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को, जिसने बहुत बड़ा इलाका जो है स्टेट का उसको असर डाला था, यानी प्रभावित किया था। अब ये जो डैमेज थे ये मेनली 3 फैक्टर्स के कारण ज्यादा हुए। एक तो हवा की गति बहुत तेज थी, वेलोसिटी बहुत तेज थी, बारिश की वजह से, और जो लहरें उठती होती हैं उनकी वजह से। विंड्स जो है वो लगभग 260 किलोमीटर पर आवर की घंटे से चल रही थी, और ऐसा लगभग 36 घंटे होता रहा कि जो हवा की गति है वो 260 किलोमीटर प्रति घंटा बहती रही। इन हाई वेलोसिटी विंड्स के कारण क्या होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं वो जो हैं उड़ जाते हैं, जो रूफ टॉप्स होती हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल के जो शेड्स होते हैं या और भी जो जिनके घरों के ऊपर टीन की छतें होती हैं वो जो है हवा में सब उड़ जाती हैं। पावर सप्लाई हो, टेलीकॉम लाइन्स हो, सब बिल्कुल ठप पड़ जाता है।
बहुत तेज बारिश होने के कारण जो है साइक्लोन की वजह से लगभग कहना चाहिए जब 3 दिन तक साइक्लोन का प्रभाव रहा, 3 दिन तक लगातार जो है बारिश होती रही। अब इसके कारण क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उड़ीसा की उसमें बारिश आ गई, मतलब पानी भरने लग गया, बाढ़ आनी शुरू हो गई। साथ ही साथ साइक्लोनिक विंड्स की वजह से टाइडल वेव्स होती हैं जो लगभग 20 किलोमीटर अंदर इलाके तक आ गई, लहरें बहती हुई, और इसी के कारण कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 7 से 10 मीटर ऊंची टाइडल वेव्स जो हैं वो अचानक से अंदर आ जाए तो क्या होगा, जो डैमेज है वो इतना ज्यादा था, खास तौर से जो पैडी की फसल थी वो तो एक तरह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये जो साइक्लोन था ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, डिप्रेशन में, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में है, नॉर्थ ईस्ट में पोर्ट ब्लेयर के, और 25 अक्टूबर 1999 की बात है। और फिर ये जो है धीरे धीरे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग गया। ये जो है बढ़ता बढ़ता सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया, और इसने जो है जो एरासामा और बालीकुडा जगह है उड़ीसा में उसके बीच के एरिया को हिट किया 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे। सुपर साइक्लोन ने क्या किया, एक तरह से पूरा जो कोस्ट है उड़ीसा का उसको बहा कर ले गया, जिसमें आपकी भुवनेश्वर के शहर शामिल थे, कटक के, और लगभग 28 कोस्टल टाउन्स। 13 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ा जो आपका लाइफ स्टॉक होता है, जैसे हम कहते हैं जानवर जो लोग पालते हैं, वो जो है खत्म हो गए। जो पैडी की फसल खड़ी थी या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे, सबको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब क्योंकि सैलिनाइजेशन हो गया था टाइडल सर्ज की वजह से, इसलिए बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो इनफर्टाइल हो गया। मतलब क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक होता है, उसके कारण जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, और उसका जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई। बहुत बड़े बड़े एरिया जो साल, टीक या बैम्बू प्लांटेशन के थे वो सब गायब हो गए। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पारादीप और कोणार्क के बीच में, सब कुछ एक तरह से कहना चाहिए गायब हो गया, जो सुपर साइक्लोन की वजह से तबाही हुई। फिर आता है मॉइस्चर। जब पानी जो है वो धरती से भाप बन के उड़ता है और अलग अलग बॉडीज से जो है वाटर बॉडीज से भाप बन के उठता है, तो वो जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मॉइस्चर जो है एयर के अंदर, उसको हम बोलते हैं, किसी भी समय अगर हवा में हल्की सी भी मॉइस्चर नमी है तो हम उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। और जब यही एयर जो है पूरी तरह से वाटर वेपर से भर जाती है तब हम कहते हैं ह्यूमिड डे। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो बढ़ती चली जाती है, और की वजह से और ज्यादा जो है ह्यूमिड होता जाता है, यानी उमस होती जाती है। ह्यूमिड डे पे क्या होते हैं, जो क्लोथ्स हैं वो ज्यादा समय लेते हैं सूखने में, जो हमारी बॉडी से स्वेट है वो इतनी आसानी से जो है पसीना रुकता नहीं है, बार बार पसीना आता जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। जब वाटर वेपर जो है ऊपर उठते हैं तो वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो वाटर वेपर ठंडे होते हैं इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स है वाटर की वो बनती हैं। क्लाउड क्या है, जो हम कहते हैं ना बादल है, बादल सारे के सारे जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ही तो हैं, जो इस तरह का मास बना लेते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स वाटर की बहुत हैवी हो जाती हैं हवा में बहने के लिए, तब ये जो है नीचे आ जाती है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। जेट प्लेन्स जो कि स्काई में जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो अपने पीछे, आपने देखा होगा, व्हाइट ट्रेल सा छोड़ते हुए जाते हैं। जो मॉइस्चर होता है उनके इंजन से वो कूल होता चला जाता है, और हमें इसीलिए वो जो कंडेंस्ड मॉइस्चर है उसके निशान दिखते रहते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कोई हवा नहीं चलती उनको डिस्टर्ब करने के लिए। वो प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पे लिक्विड की फॉर्म में आता है उसे हम रेन कहते हैं। ज्यादातर जो ग्राउंड हैं या जो ग्राउंड वाटर हैं वो रेन वाटर से ही हमें मिलता है। प्लांट्स हमें मदद करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। जब भी पेड़ हिल साइड्स पे काटे जाते हैं, रेन वाटर जो है उन खाली पहाड़ों से जो है बहता हुआ आता है, और इसी वजह से जो है फ्लडिंग हो जाती है लो लाइंग एरियाज में। मैकेनिज्म के आधार पर 3 तरह के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। पहली बात, वो हमारे लिए फ्रेश वाटर लेके आते हैं अर्थ सरफेस पे। दूसरा, अगर बारिश की कमी होगी तो पानी की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा, और अगर यहीं बारिश का पानी ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।
बाय।